हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया था कि एम क्या होता है, एल क्या होता है और टी क्या होता है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके हम डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, डायमेंशन लिखने के क्या फायदे हैं और हम कैसे कंपैरिजन में इनका सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, और डायमेंशन से एक यूनिट है वो दूसरी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एमकेएस है वो सीजीएस में कैसे बदल सकती है, ये सब चीजें भी हम जानेंगे। वो चीजें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायमेंशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। जरा देखिए ध्यान से, डायमेंशन हमें लिखना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का। तो पहले ये जान लेते हैं कि डायमेंशन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है ना। तो डायमेंशन जो है किसी भी यूनिट के लिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो, है ना, टेम्परेचर की। ओके, टेम्परेचर निकाल रहे हो या टाइम पीरियड निकाल रहे हो, ऐसे मान लेता हूँ। तब टाइम पीरियड निकाल रहे हो और टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला निकाल के लाने वाले हो, ठीक है ना। आपको नहीं पता कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो किस किस क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, बट जितना भी क्वांटिटीज मिलके आएगा, है ना, उन सबका जो एक डायमेंशन बनेगी ना, वो डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, टाइम के इक्वल होनी चाहिए। तभी वो फॉर्मूला वैलिडेट होगा, क्योंकि वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बात समझ आ गई होगी इतनी। हाँ, तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए अपन को डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए कि किस किस चीज की क्या क्या डायमेंशन होती हैं, ठीक है। जैसे लिखते कैसे हैं, इनको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका, जैसे मैं बोलूं मास, यानी जो द्रव्यमान होता है, इसके डायमेंशन क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं लेंथ, लेंथ ये अपनी फंडामेंटल वाली है, तो फंडामेंटल इसको कैसे लिखते हैं, एल से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया एल। आप चाहो तो इसकी पावर वन भी लिख सकते हो, है ना, बट बार बार पावर वन लिखते नहीं, अपन एम ही लिख देते हैं, एम एल और टी। तीसरा इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम को लिखते हैं अपन टी से। ये इनकी डायमेंशन होगी। जैसे अगला आएगा एम्पियर, उसको ए से लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर लिखते भी हैं। ओके, तो अभी क्या है, आप 11th क्लास में एंटर करते हैं ना, सारी चीजें नहीं बताई जाती आपको, क्या ये सारे फॉर्मूले आपको आते नहीं, तो सबका डायमेंशन लिखना आना जरूरी नहीं है। अभी अभी आपको जितने फॉर्मूलेज आते हैं उनका ही डायमेंशन अपन लिखेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, अब देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं एरिया, इसके डायमेंशन लिखो, तो एरिया के डायमेंशन से पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसकी आपको यूनिट पता, अगर आपको यूनिट पता है ना, तो भी आप क्या लिख सकते हो, इसके डायमेंशन लिख सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वो हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, किसी का भी हो। आपका दो डायमेंशन तो यूज होंगे ना, मैंने एरिया वाले लेक्चर में क्या बताया था कि इसमें एटलीस्ट दो डायमेंशन तो आने वाले। बट इसकी यूनिट देखो वो क्या होती है, मीटर, बेसिकली वो भी क्या लेंथ ही है। इसकी यूनिट क्या होगी, वो भी मीटर। अगर इसकी आप यूनिट निकालते हो तो ऐसा यूनिट भी आ जाएगी, उसकी मीटर स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आती है मीटर स्क्वायर। अब इसकी मीटर स्क्वायर आ गई, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एरिया की, एरिया की डायमेंशन हो जाएगी एल। तो ये लेंथ है ना, उससे लिखेंगे रेज पावर एल पावर टू, ठीक है। अगला देख लेते हैं वॉल्यूम। मैंने बताया था वॉल्यूम में तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी, एल भी आता है, बी भी आता है और एच भी आता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें ही आती है। बट ये तीनों चीजें ही तो क्या है, लेंथ ही है ना बेसिकली। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ ही है, यानी मीटर मीटर मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट, इसको भी मैं लिख देता हूँ यूनिट। वो यूनिट क्या आएगी, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब। इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी वॉल्यूम की, फिर वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी एल पावर थ्री, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो फिर इन दोनों को नोट कर लो, अगला अपन और भी मतलब बिल्कुल जो भी काम में आएंगे ना स्टार्टिंग में, हम उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। और बाकी चीजें जो है धीरे धीरे आप समय के साथ में जैसे जैसे अधिक से अधिक फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे ना, वो सीखते रहोगे। अभी तक आपने 10th तक जो फॉर्मूले पढ़े, आज उन सब का अपन डायमेंशन देखने वाले हैं। ओके, नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अगला देखते हैं बेटा। अगला मैं अगर आपसे बोलूं कि जैसे स्पीड है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अभी अपन इनके बारे में भी विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे, है ना। अभी तो आज अपन डायमेंशन सीख रहे हैं, बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, इसका सेकंड। तो ऐसा भी लिख सकते हो ना, मीटर पर सेकंड है, मीटर सेकंड, मतलब पावर हो गया -1।
तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ होगी मीटर तो बेसिकली, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो जरा ध्यान से देखना, इसका जो डायमेंशन है स्पीड का, वो डायमेंशन क्या आ जाएगा? इसको लिखते हैं एल से, उसको लिखते हैं टी से, बट टी की पावर कितनी है? -1 है। ठीक है ना? हाँ, स्पीड है और वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, अपन अब सिर्फ डायमेंशन देख रहे हैं, और डायमेंशन ऑलवेज इतना ही आएगा, चाहे चाहे आप स्पीड ले लो, चाहे एवरेज स्पीड ले लो, कुछ भी ले लो, स्पीड आएगा मतलब डायमेंशन यही आएगा, चाहे वो किसी भी चीज का स्पीड हो, इसलिए डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भैया, अगला मैं अगर बात करूं एक्सेलरेशन की, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। बेसिकली क्या हो गया? v/t लिख दो, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इसकी खुद की क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, इसकी क्या होती है? सेकंड। ये यूनिट लिख रहा हूं, ये इक्वल टू नहीं है, मैं यूनिट लिख रहा हूं, तो ये क्या बन गया? इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट क्या बन चुकी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, मीटर सेकंड पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? बोलो, इसका ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एक्सेलरेशन को, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल, मीटर हो गया, टाइम सेकंड हो गया ना, तो हो जाएगा रेज़ टू पावर -2। ठीक है, इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा कि फोर्स जो होता है F इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? ma से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, F इक्वल टू ma। तो देखना जरा ध्यान से, m तो मास हो गया, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और अभी अभी a निकाला हमने, वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर सेकंड, सेकंड पावर -2। ठीक है ना? ओके, अब अगर इसकी यूनिट आ गई तो डायमेंशन लिखना तो बहुत ज्यादा इजी होगा मेरे के लिए। क्यों? क्योंकि देखो m मास आ गया पावर 1, लेंथ मीटर पावर 1, टाइम पावर -2, ये आ गया ना? हाँ, देखो कितना इजी हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आप डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है ना? और अगर आपसे कभी भी कोई चीज पूछे कि F इक्वल टू kx होता है ना, ऐसे पूछा जाए कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू kx। तो देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो इनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। ये kx भी किसके इक्वल आएगा? न्यूटन के इक्वल ही आएगा। ठीक है ना? यूनिट में भी इक्वल आएगा और डायमेंशन में भी क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे। अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इनके बारे में भी कि इनके यूजेस क्या क्या हैं। फिलहाल तो थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ठीक है, अगला मैं आपसे पूछूं वर्क यानी कार्य, तो आपने W इक्वल टू पढ़ा ही होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का तो हमने अभी अभी निकाल लिया ना, ये रहा, और डी ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अरे मीटर भाई, अभी अभी पढ़ा है ना मीटर, ये तो डिस्टेंस लेंथ ही हो गई ना एक तरीके से। तो कितनी हो गई? एफ का कितना है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर कर दो, तो ये जब फाइनली करोगे तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर जाएगी -2। ठीक है, तो जरा इसका डायमेंशन निकालना, डब्ल्यू का कितना आ जाएगा? एम मास पावर 1, एल पावर 2, टी पावर -2। ठीक है ना? देखो ये चीज हो गई। हाँ, अब देखिए हमने क्या कर लिया, मोटा मोटा बेसिकली जितनी काम आती है वो अभी जितनी काम आती है वो लिख ली। पूरी फिजिक्स की तो आप तब लिख पाओगे जब आपको सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। अभी आपको फॉर्मूले सारे आते नहीं है, तो जैसे जैसे आप फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ते जाओगे पूरे की पूरी, उस सारे के सारे फॉर्मूले सीख जाओगे। अब जब सारे फॉर्मूले सीख जाओगे तो आप किसी की भी यूनिट वो डायमेंशन भी लिख सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो, डायमेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की बताना डायमेंशन, आपको अभी नहीं आता क्योंकि उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं आता। हाँ, लेकिन चार्ज का शायद आपको आता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसका निकालते हैं। चार्ज तो आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू कितना होता है? Q/T। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट, ये आपने पढ़ा था। मुझे तो Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? I इंटू में T। आई आई तो A से लिखते हैं, आई का मतलब क्या हो गया? तो अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी है तो इसकी कितनी हो जाएगी? आई की तो एम्पियर होती है और टाइम की हो जाएगी कैपिटल T। तो इसका डायमेंशन कितना है चार्ज का? 80 आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, एम एल और टी,
अभी आपको ज्यादातर यही काम में आने वाला है, धीरे धीरे आप इनकी ओर भी जब बड़े हुए तो आप सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है बेटा? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से कि डायमेंशन किसका कैसे लिखना है। तो अगर आपको यूनिट पता है तो आप ठीक ठीक तरीके से उसके डायमेंशन लिख सकते हो। अब जो मेरा अगला चर्चा होने वाली है वो किसके बारे में होने वाली है? वो है कि अपन डायमेंशन का यूज क्या है। तो अभी अपन डायमेंशन के यूज के बारे में सीखेंगे। ठीक है? हाँ, तो डायमेंशन का यूज क्या है वो देखते हैं। तो पहला है कंपैरिजन में। किसमें बेटा? कंपैरिजन। आप जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज की क्या करोगे? कंपेयर करोगे। दो फिजिकल क्वांटिटीज की क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो उन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। डायमेंशन शुड बी इक्वल। डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ, मैं लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है बेटा? वो इनकरेक्ट माना जाएगा। ओके, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं बोलूं कि x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस में c बाई टी। आपको बताना है a, b और c का यूनिट क्या होगा। ठीक है ना? यूनिट पूछा है तो आपने क्या कर रहे हो? बेसिकली कंपेयर कर रहे हो ना। और जब आप कंपेयर करते हो तो आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करें? एक को ही रिप्रेजेंट करें। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते जब वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक को नहीं करेंगे तो मैं बोलूं 50 सेकेंड इक्वल टू हो गई 50 किलोग्राम है। ये क्या बात हुई? ये इधर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। ये तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ही क्या हो गई? अलग अलग हो गई। आप ना इनके अंदर ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो क्या? कोई बच्चा मुझे जोड़ के दिखा दे। 50 सेकेंड प्लस में 3 किलोग्राम कितना आएगा? अरे ये गलत कर रहे हैं हम। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का यूनिट्स अलग अलग है और दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहला रूल याद रखिए, आप तब तक इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक इनकी फिजिकल क्वांटिटीज, जब तक दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट ना करें। तो दोनों अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं तब तो आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं 50 मीटर प्लस में 70 मीटर, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। अभी तो ऐड कर ही सकते हो 120 मीटर। लेकिन इसको तो ऐड करना ही क्या है? गलत बात है एक तरीके से, है ना? हाँ, बिल्कुल ही ज्यादा गलत बात होगी। लेकिन इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने का रूल क्या है या सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है? आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो दोनों एक को ही रिप्रेजेंट करें। अगर अलग अलग को रिप्रेजेंट करेंगी तो आप ना तो उनको एडिशन कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके बेटा, ये चीज क्लियर हुई अभी आपकी? हाँ। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। देखिए कि x जो है वो मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? t जो है टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताइए a b और c का यूनिट क्या होगा? ठीक है ना? तो डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए। चलो ध्यान से देखो, ये चीज है, ये इधर मीटर है ना, तो ये मीटर देखो ऐड कर रहे हो। तो ऐड होने वाली क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है जब वो क्या हो? ये भी मीटर हो, ये भी मीटर हो, ये भी मीटर हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 जो है वो मिलके क्या आएगा? मीटर आएगा। यानी 80 की जो यूनिट हो गई वो मीटर होगी, पक्का मीटर होगी। और टी की यूनिट मुझे पता है क्या होती है? सेकंड, तो मीटर आ गया। तो ए की क्या जाएगी? मीटर पर सेकंड। अरे समझ आया ना? क्योंकि ये मीटर के इक्वल मीटर ही होगा। आप ऐड कर रहे हो ना तो मीटर 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 ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करते तो भी क्या होता? मीटर ही आता। चलो, इसका मतलब ये हुआ सर बीटी स्क्वायर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल मीटर को ही करेगा। और ये तो सर सेकंड स्क्वायर हो गया सर। हाँ बिल्कुल हो गया। तो जो बी आया वो क्या आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछ ले कि ए का डायमेंशन बताओ तो क्या लिखोगे? एल टी माइनस वन लिखोगे ना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये मीटर सेकंड इनवर्स है। और अगर कोई आपसे बी का डायमेंशन पूछ ले तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एल टी पावर माइनस टू। चलो एक लास्ट वाला और रह गया, सी बाई टी।
इसका मतलब ये हुआ सर c बाई टी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीटर को करेगा। सर ये तो सेकंड होता है तो c बाई सेकंड इज इक्वल टू मीटर, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया, मीटर सेकंड। और अगर आपसे इसका डायमेंशन पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं गया तो भी लिख सकते हो, बिल्कुल एल टी आ जाए। ये देखो कितना ज्यादा आसान होगा। डायमेंशन दोनों इक्वल क्या होने चाहिए, डायमेंशन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। तो अपन देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला ठीक ठीक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर उन दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तब तो वो फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैंने क्या बताया, डायमेंशन। हो सकता है कई बार यूनिट ना भी मिले, ठीक है ना। हाँ, यहाँ यूनिट और डायमेंशन में थोड़ा लफड़ा होता है, वो देखेंगे समझेंगे अभी जब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन पड़ेगा, है ना। मैं यूनिट के साथ साथ ही करा रहा हूँ ये चीजें। ओके चलो बेटा, ये आपको समझ आया। हाँ, अब दूसरा देखते हैं। पहला आपने कंपैरिजन कर लिया। कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब दोनों की क्या हो बेटा, डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आप मान लो कोई फिजिक्स का लॉ बनाना है, तो वो लॉ बनाओगे और उसमें कोई फॉर्मूला निकालोगे, तो वो फॉर्मूला तभी आपका ठीक ठीक माना जाएगा जब उसके अंदर की जो डायमेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट करे, उसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करे जिसका आपने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो इससे। देखो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। और वो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, देखो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको बोला गया है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, ये एक पेंडुलम बन जाएगा, एक नीचे इसके रस्सी बांध दूं और एक बोल लटका दूं, तो फिर ये इसको ऐसे दूंगा मैं, तो क्या करेगा ये, ऐसे करेगा। तो ये इसको एक रोटेशन यानी एक पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे निकाला गया कि आपका जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, और दूसरा है एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी होता है ना उस पे, यानी जी पे। यानी एक तो एल पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा कर रहा है एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ये आपको बोला गया है। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो ये कैसे निकलेगा, देख मैंने बोला कि ये जो टाइम पीरियड मान लेते हैं प्रोपोर्शनल होगा एल रेस टू पावर अल्फा पे और जी रेस टू पावर बीटा पे। देखो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, मुझे नहीं पता क्या कांस्टेंट आने वाला है, तो मैंने उस कांस्टेंट का नाम दे दिया सी। और इस सी की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि डायमेंशन तो नहीं है। चलो तो टी बराबर हो गया, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल। कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इस तो टाइम हो गया, इसके तो क्या लिख सकते हो, टी लिखोगे इक्वल टू, तो कांस्टेंट हो गया। एल को क्या लिखोगे, एल रेस टू पावर अल्फा, और जी एक्सेलरेशन, अभी अभी मैंने सिखाया एक्सेलरेशन कितना होता है, एल टी रेस टू पावर -2 पावर बीटा, ठीक है सर। जरा ध्यान से देखो फिर, टी इक्वल टू ये एल रेस टू पावर देखो अल्फा हो गया, और ये कितना हो गया, एल रेस टू पावर बीटा, और टी पावर -2 बीटा, ठीक है सर। आगे देखो फिर, ये जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल आएगा, ये दोनों की एल बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और दूसरा टाइम पीरियड कितना आ रहा है, -2 बीटा। ध्यान से देखिए, दोनों को कंपेयर कर रहा है, इधर जितना पावर होगा इक्वल होना चाहिए ना, तो टी की पावर 1 है, तो -2 बीटा जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। एंड अल्फा प्लस बीटा, इधर तो एल है भी नहीं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, दिख रहा है आपको, माइनस का 1/2 आएगा। और ये -1/2 आप यहां पुट करना जरा, अल्फा -1/2 इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब अगर ये दोनों वैल्यूज आ गई, तो आप इसकी जगह रख दीजिए इस वाले में, तो t इक्वल टू सी एल, एल कितना है भैया, एल की पावर अल्फा है ना, हाँ अल्फा की वैल्यू है 1/2, तो आएगा पावर 1/2, जी की पावर आएगा -1/2, क्योंकि बीटा की जगह -1/2 रख दिया मैंने। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, टी रेस टू पावर 1/2 होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट एल हो गया, और ये पावर नीचे चली जाएगी, तो कितना बनेगा, ये अंडर रूट एल बाई जी बनेगा।
तो देखो ये सी हमें नहीं पता है ना, यही इसका एक लिमिटेशन भी कि हमें कांस्टेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता, फॉर्मूला आपने बता दिया और जब इसको एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकली बार बार किया गया तो मुझे पता लगा कि सी की वैल्यू आती है 2 पाई के इक्वल। तो यहां से हमने इस फॉर्मूले को निकाला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका सही होगा यदि आपका क्या होगा, दोनों साइड के डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल है। अगर आपके डायमेंशन आपने इक्वल करके निकाला है तो क्या हो जाएगा, आपका सही ही आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैसे एग्जाम की दृष्टि से भी, एंड कर लीजिए आप इसको नोट। चलो नोट कर लिया होगा। अब देखो जरा, अब एक दो लिमिटेशन की बात करते हैं। पहली बात तो लिमिटेशन इसकी यही है कि यहाँ पे क्या नहीं बताता है, कांस्टेंट का कोई नॉलेज नहीं देता है। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो भी आप लिख सकते हो। लिमिटेशन क्या है, पहला कोई जानकारी नहीं किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का कोई भी नॉलेज हमें ये नहीं देता है डायमेंशनल। ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट, देखो कई बार क्या होता है फॉर्मूले में कुछ ऐसी चीजें होती हैं या फिर फॉर्मूले में क्या होता है एडिशन वाली चीजें आ गई, ठीक है ना। अगर एडिशन वाली चीजें आ गई तो आपको ये वो वाला फॉर्मूला ठीक तरीके से बताएगा भी नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि आपका कोई फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि अभी के लिए पी है और वो क्वांटिटी क्यू प्लस आर टी पे डिपेंड कर रही है ना। तो हो सकता है आपको एक आधे की नॉलेज ठीक ठीक दे दे कि हाँ ये आएगा, लेकिन वो प्लस के बारे में आ रहा है ना, तो एक का ही देगा, ये दूसरे का पता ही नहीं रहेगा आपको कि फॉर्मूले में ये चीजें भी थी, आपको उसका तो उसने बताया ही नहीं कुछ। ऐसा होगा आपके साथ, जब भी फॉर्मूले कुछ ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी डायमेंशन से। नहीं नहीं, हाँ डायमेंशन इसकी भी वही है जो पी की है, पी और इसकी भी वही है जो पी की है, डायमेंशन सब इक्वल है, लेकिन आप सम कर रहे हो ना, तो सम के बारे में इसको पता ही नहीं रहता। वो तो फाइनल आपको एक डायमेंशन देगा, उसके अंदर प्लस करके अलग अलग थोड़ी ना लिखा होगा कि देखो ये अलग से है, ये अलग से, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ इसका डायमेंशन ये है तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आनी चाहिए, यहाँ पे ये आप पता तो लगा लोगे, लेकिन वो उसे नहीं पता लगेगा कि उसमें प्लस से लिखा हुआ है, यहाँ इसका इतना हो गया इसमें ना, वो पूरे का आएगा ना, पूरे का आएगा तो आपको कोई भी जानकारी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, देखो कईयों का क्या होता है यूनिट होता है परंतु डायमेंशन नहीं होता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास यूनिट होती है परंतु डायमेंशन, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है रेडियन। रेडियन जो थीटा होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, एंगल, ठीक है ना। एंगल की यूनिट रेडियन होती है, बट इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस तो नहीं है बट डायमेंशन लेस है। क्या हो गया ये, डायमेंशन लेस, इसको क्या बोला जाता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब अगर किसी फॉर्मूले में ये आ रहा है तो इसका डायमेंशन आएगी ही नहीं, अगर इसके डायमेंशन नहीं आ गई तो फिर तो गड़बड़ होगी। हाँ, इसलिए क्या अपन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जब भी ऐसा लिखा जाए साइन ओमेगा टी, हमें कुछ नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं पता कैसे। ये जो ओमेगा टी है ना वो एंगल है ना, वो ओमेगा टी क्या है, एंगल है। तो अब आप ये मान लीजिए कि तो डायमेंशन लेस है, तो आप इसके साथ जैसे मैं बोलूँ ये टी के इक्वल है यानी टाइम के इक्वल है ना, और मैं बोलूँ के साइन ओमेगा टी, तो आप मुझे बता सकते हो कि के की यूनिट क्या होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है डायमेंशन लेस है ना, तो इसके डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए, तो के की डायमेंशन टी आ जाएगी, लेकिन इसका अंदर वाले का नहीं पता ना, तो अंदर देखो और कुछ भी आ रहा था तो वो उनका हमें नॉलेज ही नहीं पता चलता अपने। क्यों, क्योंकि रेडियन जो यानी एंगल का जो है डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यूनिट एग्जिस्ट करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन एग्जिस्ट करती है पक्का पक्का यूनिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है जिनकी यूनिट एग्जिस्ट करे डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। हाँ, यूनिट है तो डायमेंशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायमेंशन है तो यूनिट पक्का पक्का होगी ही। ओके बेटा, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एंगल है यानी ओमेगा टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रेडियन को करेगा, किसको करेगा, उसकी यूनिट आएगी रेडियन। तो ओमेगा की अगर मैं पूछूं तो वो कितनी आ जाएगी, रेडियन, और डिवाइड में टाइम आ जाएगा यानी रेडियन पर सेकंड। बट अगेन वही बात,
रेडियन तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आप ओमेगा की डायमेंशन निकालना चाहते हो, ओमेगा की डायमेंशन, तो उसकी टाइम इनवर्स आएगी भाई, रेडियन तो आएगा ही नहीं। तो ओमेगा की अगर आपसे कोई डायमेंशन लिखवा ले तो वो कितनी आ जाएगी, टाइम इनवर्स। ठीक है ना, ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन एसएचएम वगैरह पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। बट फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि जो भी साइन या कोस टेन के अंदर लिखा हुआ है, एंगल की जगह जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई रेज टू पावर 3t लिख दिया आपको, तो ये भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। ये नहीं, ये पूरा का पूरा ही क्या है, डायमेंशन लेस रहेगा। हाँ, ये 3t ऐसे लिखा भी नहीं जाएगा, वैसे कई बार ऐसे लिखा जाएगा ई रेज टू पावर -t/2, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, डायमेंशन। ये ऊपर वाला भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस। ठीक है बेटा। हाँ, log के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल log की x ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है ना, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो ये इसके थोड़े से लिमिटेशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये होते हैं। पहला क्या है, कोई कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये अगर फॉर्मूला कोई प्लस माइनस के रूप में आ गया तो आप बता नहीं पाओगे कि क्या सही होना चाहिए था। आप मैथमेटिकली करेक्ट कैलकुलेट करना चाहोगे ना, उसके अंदर आपको अलग अलग नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ एक साथ ही आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है। अगर डायमेंशन नहीं है तो उसका सबसे बड़ा खतरा यहीं दिख रहा है मेरे को। ये देखो, फॉर्मूला इतना होना चाहिए था, लेकिन हम जब डायमेंशन निकालेंगे तो अपना इतना ही निकलेगा। ठीक है ना, ये आएगा ही नहीं, लेकिन ये आना जरूरी है। अब मैंने इसको आगे करा दिया है कि देखो ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए था, रेडियन के बराबर, क्योंकि साइन के अंदर लिखा हुआ है और साइन के अंदर अपन हमेशा एंगल लिखते हैं, और एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। और तो ओमेगा क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। अगर इसका मुझे लिखना है डायमेंशन, तो रेडियन का डायमेंशन नहीं होता, इसलिए उसका आएगा भी नहीं, बट सेकंड का तो होता है, टाइम इनवर्स हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर। ठीक है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल में अगर कुछ लिखा हुआ है या log में कुछ लिखा हुआ है तो उसका भी कभी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। चलो बेटा, आप इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। फिर अब मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं चाहता हूं कि आपसे हंस हंस के बात करूं, है ना। हाँ, लेकिन मैंने पिछली कई क्लासों में कोशिश करी है कि कैमरा हंस जाए, लेकिन ये हंसने को तैयार ही नहीं होता है। तो एक ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में अंतर तो है। ठीक है ना, आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही आप भी पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ते हैं, आप भी आइए अगर आप आना चाहते हैं। ठीक है ना, वरना आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ओके। हाँ, बट ऑफलाइन में होता है, मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराता हूँ उनको, डिटेल के अंदर समझाता हूँ। ऑनलाइन में लिमिटेड होता है कि ज्यादा टाइम तक पढ़ा दे तो बच्चा वैसे बोर हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन भी थोड़े यहाँ पे थोड़े से लिमिट कर देता हूँ मैं, बट वहां कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है ना। चलो, डायमेंशन की बात कर रहे थे हमें, यहाँ तक हम देख लिया। अब कई अगली बार तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आपने जो फंडामेंटल मान रखा है ना, वो तो माना ही तो था, आप फंडामेंटल को चेंज कर दो तो डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी। हाँ, आपसे ऐसे पूछा गया कि जो टाइम है ना, उसकी डायमेंशन बताओ। अगर अगर आपने फोर्स फोर्स और क्या ले लूं एक, अभी आपने फोर्स ही पढ़ा है और तो पढ़ा भी नहीं है, चलो मोमेंटम ले लेता हूं मैं। तो फोर्स तो एफ हो गया, मोमेंटम पी से नोटेशन करते हैं। फोर्स, मोमेंटम और मास, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, और मतलब यही फंडामेंटल है। इनको हमने क्या मान लिया है आज के बाद में, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर जैसे ही मैंने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना, तो आपको बताना है टाइम का क्या, किसी का भी पूछ सकता हूं, जरूरी नहीं टाइम का पूछ, किसी का पूछ सकता है। आपको बताना है टाइम की डायमेंशन क्या होगी। सर, मुझे पता है टाइम की जो डायमेंशन आने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, एफ पे, तो एफ की पावर अल्फा हो जाएगी। सर सर पी होगा, पी की पावर क्या हो जाएगी, बीटा। अरे नहीं हो जाएगी क्या, जैसे मैंने एक्सेलरेशन का लिखा था, तो एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर -2 आया था। फोर्स का लिखा था m1l1t-2 लिखा था ना, वैसे ही, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल mlt था, यहाँ पे फंडामेंटल चेंज हो गए, वहां पे एफ पी और एम आ रहा है, एफ पी और एम, एम की पावर गामा मान लेता हूँ। ठीक है सर, बढ़िया है। अब क्या करो, इन तीनों की यूनिट लिख दो। तो सर इसकी तो बनी यही हो गई, मतलब डायमेंशन लिख दो, वो तो यही हो गई। एफ का लिखना है, अभी अभी मैंने सिखाया एफ का कितना होता है, m1 l1 और t-2, और उसकी पावर होगी अल्फा।
मोमेंटम, मोमेंटम आपको याद होगा P इक्वल टू होता है mv, m होता है मास, v होती है वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा इसका, इसका आता है m 1 और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए हो गया लेंथ और पर सेकंड हो गया टाइम पावर -1 और उसकी पावर हो गई बीटा और मास तो क्या होता है सिर्फ m आएगा रेज़ टू पावर गामा। ध्यान से देखो इस चीज को, ये क्या बनेगा m रेज़ टू पावर अल्फा, l रेज़ टू पावर अल्फा, t रेज़ टू पावर -2 अल्फा और ये क्या बन जाएगा m रेज़ टू पावर बीटा, l रेज़ टू पावर बीटा, t रेज़ टू पावर माइनस बीटा और ये बनेगा m रेज़ टू पावर गामा। ठीक है भैया, अब देखो जरा ध्यान से, m को एक जगह लिख दो तो वो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर l को भी एक जगह लिख दो तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, फिर t को भी एक जगह लिख दो -2 अल्फा माइनस बीटा, बस। अब देखो दोनों साइड इक्वल है तो डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा 0 आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, अरे m इधर कुछ है नहीं है तो 0 आ गया, बढ़िया है सर। अगला क्या है अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल ही आएगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है। उससे अगला क्या है -2 अल्फा माइनस बीटा, वो भी किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा क्योंकि t की पावर इधर कितनी है 1 है उधर उतनी है, तो इक्वेट कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो इसकी जगह रख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो सीधा सीधा पता लग गया गामा कितना आ गया 0, एक का काम तो हुआ। और यहां से अगर निकालोगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बीटा, इसमें रख दो -2, अल्फा की जगह रख दो माइनस बीटा इक्वल टू 1, जरा ध्यान से देखो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ बीटा इक्वल टू आएगा 1, बीटा इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब हो गया कि गामा इक्वल टू कितना जाएगा -1। ठीक है, तो फाइनली जो मेरा टाइम का डायमेंशन क्या आया, जब इन क्वांटिटीज को मैंने क्या मान लिया है फंडामेंटल मान लिया है, तो f रेज़ टू पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आई -1, p कितना है भैया p रेज़ टू पावर बीटा है ना, तो बीटा की वैल्यू आई अरे यार p लिखना है, हाँ p और उसकी पावर आ जाएगी 1, ठीक है। अगला m रेज़ टू पावर गामा, उसकी पावर आएगी 0, तो आप f रेज़ टू पावर -1 p रेज़ टू पावर 1 कर सकते हो। अरे आसान हो गया ना, क्योंकि हमने इन तीनों क्वांटिटीज को क्या मान लिया है फंडामेंटल मान लिया है। पहले तक क्या था फंडामेंटल क्या था mlt था, तब तो t का 1 ही रहेगा। अब देखो t की ये आएगी आज के बाद, ऐसे ही आपके लिए मैं अगर होमवर्क दूं, लिख लो चाहिए आप होमवर्क कि आपको बताना है जो वर्क है उसके डायमेंशन क्या होगी और उसके अलावा आपको मैंने क्या बताया, चलो एक्सेलरेशन है ना, वर्क एंड एक्सेलरेशन इन दोनों का आपको क्या बताना है, इनकी फिजिक डायमेंशन बतानी है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ आप इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। चलो ये समझ आया होगा आपको, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है कि डायमेंशन कैसे कैसे लिखते हैं, और अगर डेराइव्ड यूनिट है तो अगर उनका यूनिट अगर आप अगर पता लग गया है ना, फिजिकल क्वांटिटी जो अगर डेराइव्ड है यूनिट पता लग गया तो उनका डायमेंशन लिखा जा सकता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका डायमेंशन लिखना कितना आसान है, ठीक है। उसके अलावा डायमेंशन जो है उनका यूज कैसे, कई बार हमें फॉर्मूला निकलवाता है वो आ गया, लेकिन इनके बहुत ज्यादा लिमिटेशंस भी, ठीक है ना, वो लिमिटेशन भी हमने सारी कवर कर ली। और तो अगर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया तो दूसरी क्वांटिटीज कैसे चेंज हो जाती है उसको भी हमने सीख लिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है उसके अंदर डायमेंशन का मोटा मोटा नॉलेज आपको हो गया होगा, ठीक है ना। बाकी जो है कुछ बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास से आगे का भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।